पिछले क्लास में हम लोग देखें संबंध को परिभाषित किए, प्रांत पढ़े, परिसर पढ़े। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा संबंध के प्रकार। चलिए आते हैं, देखते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध के प्रकार देखो, नंबर 1 पर आता है हम लोग पढ़ेंगे अभी रिक्त संबंध। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नल एम्पटी वॉइड रिलेशन। अब है ये रिक्त संबंध क्या है, इसको समझना है कि रिक्त संबंध क्या है। एक एग्जांपल से लेते हैं, इसको भी समझते हैं एग्जांपल से ही। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया कि मैंने एक समुच्चय ए लिया है 1 2 3 और एक और समुच्चय ले लिया है 4 5। एक संबंध आर कुछ इस प्रकार से है कि जो कि A क्रॉस B पर परिभाषित है। जरा मैं आर अपने मन से कोई भी ले लूं, जरा ध्यान दीजिएगा। A, B सच दैट A माइनस B बराबर में A-B 10 for all A belongs to A तथा B belongs to B। चलिए जरा एक बात ध्यान दीजिए, हमने क्या ले लिया A माइनस B, अर्थात दोनों अवयवों के अंतर जो है उसका वैल्यू है 10। जरा आप एक काम करिए, A क्रॉस B निकलाइए यहाँ पे, देखिए कितना कितना है 1 4 1 5 2 4 2 5 और फिर 3 4 3 5। कोई भी ऐसा हम लोग जो बताइए कि जिसका अंतर 10 हो। देखे तो 4 में से 1 गया तो कितना हुआ, 1 में से 4 -3। यहां देखें तो -3 -4 -2 -3 है ना। ऐसा करते हैं, मॉड ही लगा देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं होगा, माइनस हट जाएगा। आइए देखिए तो 3 में से 4 गया तो 1, 3 में से 5 गया तो 2। कहीं 10 आया है नहीं है, तो बताइए कि इसका उप समुच्चय का ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसका अंतर 10 हो। तो आपको पता है ना कि फाई हर जगह मौजूद होता है, क्लास 11 का टॉपिक है फाई हर जगह। अर्थात मेरा आर का वैल्यू कुछ भी नहीं मिला, यानी कि फाई हो गया। क्लियर, आर का वैल्यू में कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल ये खाली हो गया। इसी प्रकार का यदि कोई संबंध है कि जिसके क्रमिक युग्म संबंध A क्रॉस B अर्थात A और B कार्तीय गुणन में उपस्थित नहीं हो, तो उस संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है। क्लियर, कोई डाउट? चलिए इसका जरा परिभाषा हम लिख देते हैं। परिभाषा इसका क्या होगा, समुच्चय A से B में परिभाषित एक संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है।
यदि समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय समुच्चय B से संबंधित नहीं हो, समुच्चय B से संबंधित नहीं हो, अर्थात R = 5। इसे आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में आप लोग। तो देखिए एग्जांपल्स हम लोग परिभाषा कैसे आ रहे हैं, कितना इजी है, परिभाषा को रटना नहीं है, बहुत आसान है, बस आप लोग सीखना है कि हम परिभाषा से एग्जांपल से परिभाषा को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी अवयव, एक भी अवयव नहीं होगा। चलिए अगला प्रकार आते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा परिभाषा को। अगला का नाम दिया जाएगा सार्वत्रिक संबंध। अगला पॉइंट होगा हम लोग का सार्वत्रिक संबंध। इंग्लिश में से कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही परिभाषा निकालेंगे, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से ही परिभाषा निकालेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं, तनको नहीं रटेंगे, एग्जाम्पल से निकालते हैं। आइए, मेरे पास एक समुच्चय A है, मान लीजिए वो है 2 4 6, और एक समुच्चय B है जो कि हमारे पास 5 7 8 है, और एक संबंध R इस प्रकार से है कि A क्रॉस B पर वह परिभाषित है। ठीक है, एक मैंने अपने मन से एक ऐसा संबंध R रखा है A माइनस B एक पूर्णांक हो। जरा काम करिएगा, पूर्णांक हो तथा A belongs to BA और B belongs to B। क्लियर? आइए पहले हम लोग A क्रॉस B तो निकाल लें। हाँ, 2 4 6, वैसे आप लोग इतना काबिल हो गए हैं, पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया गया है कि कार्तीय गुणन हम कैसे निकालेंगे। निकालिए तो 2 5 2 7 2 8, फिर बाबू 4 5 4 7 4 8, फिर निकालिए 6 5 6 7 6 8। क्लियर? अब जरा एक काम करिए, इन सभी का अंतर निकालिए। तो 2 और 5 का अंतर कितना होगा? A माइनस B, तो माइनस में 3, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। बताइए, जितने भी आप देख रहे हैं अंक यहां पर आपको मिले हैं अंतर, ये सभी की सभी क्या है बाबू? सबका सब एक पूर्णांक है। अर्थात यदि हम इनका संबंध निकालेंगे तो हमारे पास सभी के सभी अवयव आ जाएंगे। अर्थात यदि मैं R का रोस्टर रूप लिखूं
तो सारे के सारे अवयव ही हमारे पास उपस्थित होंगे। 4 5 4 7 4 8 6 5 6 7 6 8, यानी यूं कहें तो जो ये हमारा R है डायरेक्ट इक्वल टू है A क्रॉस B का, अर्थात समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B से संबंधित हैं, कोई भी अवयव बाहर नहीं है। तो आप लोग समझ गए सार्वत्रिक संबंध को। अब देखिए इसी से हम परिभाषा निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। आइए परिभाषा क्या होगा? समुच्चय A से समुच्चय B पर परिभाषित एक संबंध R एक संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A के सभी अवयव, क्या बाबू, समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B से संबंधित है। क्लियर? सब इसको हो कर देते हैं, संबंधित हो, अर्थात R इज इक्वल टू A क्रॉस B। अर्थात R इज इक्वल टू A क्रॉस B। क्लियर? परिभाषा आ गया, यहां भी वही काम हुआ। हम एग्जाम्पल से ही इसके परिभाषा का खोज किए हैं, इसको रटना नहीं है। आप भी सीखिए एग्जाम्पल से आप कैसे परिभाषा को लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन जिसने इस मैथ्स पर डिस्कवर किया है उसने भी ऐसा ही किया होगा, एग्जाम्पल लिया, समझा और तब परिभाषा दिया। तो हम क्यों रटे, हम भी तो वही काम करें, हम भी वही समझेंगे, वहीं से उठाएंगे, बिना रटे मैथ बनाएंगे। चलिए अगला प्रकार आते हैं, एक एक नोट लिख लेते हैं। अब बता दो मैं, आपने क्या देखा, जो रिक्त समुच्चय है उसमें एक भी अवयव नहीं है, और जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें सभी के सभी अवयव हैं। अर्थात रिक्त समुच्चय सबसे छोटा संबंध होगा और सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा संबंध होगा। अर्थात हमें दो नोट की आवश्यकता है। नोट नंबर 1 होगा रिक्त संबंध सबसे छोटा संबंध होता है। और दूसरा नोट बाबू, सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है। क्लियर ना? हम संबंध में सीख गए कि जो रिक्त संबंध है वो सबसे छोटा होगा
और जो सार्वत्रिक संबंध है वो सबसे बड़ा संबंध होगा। चलिए अगला प्रकार में आते हैं। तत्समक संबंध। अगला संबंध का नाम होगा तत्समक संबंध। इसे इंग्लिश में कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यह है तत्समक संबंध। अब तत्समक क्या है, इसे भी हम एग्जाम्पल से ही परिभाषा आएंगे, परिभाषा से एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बहुत पुराना तरीका होगा पढ़ने का, परिभाषा एग्जाम्पल, परिभाषा एग्जाम्पल। हम लोग नए तरीका से पढ़े। एग्जाम्पल से कैसे परिभाषा आता है जो कि हमेशा दिमाग में रहेगा, कभी रटना ही नहीं होगा। जो बच्चा खुद से एग्जाम्पल लिख सकता है, उसे डेरिवेशन करने की क्षमता उसके अंदर है। तो बाय द वे कहीं आप भूल भी गए कि यह आइडेंटिटी यानी कि तत्समक संबंध क्या है, तो आपको रटना नहीं है। आप तुरंत अपना एग्जाम्पल लिखिएगा अपने मन से और वहां से निकाल लीजिएगा परिभाषा। चलिए आते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक संबंध ले लिया। आइए दो समुच्चय लेते हैं, फिर संबंध को लेते हैं। एक समुच्चय लिया, 1 2 3। और एक बात बता दूंगा, ये जितने भी अब जो हम लोग तत्समक संबंध का बात करते हैं, ये जो संबंध है केवल और केवल एक ही समुच्चय पर परिभाषित होता है। अर्थात संबंध R जो है एक ही समुच्चय के कार्तीय गुणन पर परिभाषित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक समुच्चय ले लिया 1 2 3। अब कोई एक ऐसा संबंध मैं ले लूं जो कि A क्रॉस A पर ही परिभाषित हो, अर्थात A के ही कार्तीय गुणन, स्वयं से ही कार्तीय गुणन पर संबंध परिभाषित है। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक R ले लिया। R कुछ इस प्रकार से लिया, एक कॉमा B सच दैट A माइनस B एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ओके। और A जो है A से मिलता है और B जो है B से मिलता है। सॉरी, यहां B नहीं है, दोनों एक ही हैं। अर्थात फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। आइए जरा मैं संबंध को लिखूं, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग जरा संबंध को लिख लेते हैं। कार्तीय गुणन तो समान ही है। A क्रॉस A आप लोग निकालेंगे तो 1 2 3 और 1 2 3 का ही क्रॉस कराइएगा, करा दीजिए। 1 1 1 2 1 3 है ना। फिर आइए 2 1 2 2 2 3। फिर आइए 3 1 3 2 3 3। अब यदि आप इस संबंध को लिखिएगा, क्या कर रहे हैं, A माइनस B एक पूर्णांक है, घटाने को सब पूर्णांक। एक में से गया 0 भी पूर्णांक, एक में से 2 गया -1 ये भी पूर्णांक, एक में से 3 गया -2 ये भी पूर्णांक, 2 में से 1 गया 1 ये भी पूर्णांक, 2 में से 2 गया 0 ये भी पूर्णांक, 2 में से 3 गया ये भी पूर्णांक। माने सबके सब पूर्णांक ही हैं, बिल्कुल। तो मैं यहां सबको फिर से एक बार लिख लूं। तो आप क्या देखते हैं, हमारे पास सबके सब ज्यों के त्यों मिल गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक ऐसा संबंध लूं, यहां तो आप सार्वत्रिक हो गया, ये तो तत्समक हो ही नहीं सकता क्योंकि सार्वत्रिक हो गया।
तो हमें बिल्कुल कुछ हट के लेना है। मैं एक ऐसा संबंध लूं जहां पर ये जो वैल्यू है यह 0 हो जाए, शून्य हो जाए, अर्थात a माइनस बी का वैल्यू शून्य हो जाए। क्लियर? अब यदि a माइनस बी का वैल्यू शून्य हो जाए तो देखिए कितने अवयव हमारे पास आएंगे। ये देखिए ये कुछ भी नहीं रहेगा, अब केवल वही अवयव होगा जिनका अंतर हमें शून्य मिलता हो, जैसे ये है और ये है। चलिए इन्हें संग्रहित कर देते हैं एक साथ, तो मिल गया 1 1 2 2 3 3। आप क्या देख रहे हैं बिल्कुल कि दोनों ही अवयव समान हैं। जब दोनों ही एक ऐसा संबंध है जिसमें उपस्थित दोनों ही अवयव समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? तत्समक संबंध है। तो चलिए ये हमारा तत्समक संबंध हो गया। अब इसको परिभाषित कैसे किया जाए, किस प्रकार से हम इसे परिभाषित करेंगे, तो देखिए काम करते हैं। समझ गए आप लोग कि जब भी समान अवयव वाला एक संबंध हो जिसका अवयव अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे और सभी केवल और केवल समान अवयव ही उपस्थित हो तो उसे हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं। परिभाषा इसका क्या निकल के आएगा बाबू, देखते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि R equal to a comma a for all a belongs to अर्थात दोनों ही समान हो और जितना भी अवयव है समुच्चय से उपस्थित हो, इसे IA द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कहीं भी अगर IA, IB, IC जितना कुछ यहाँ लिखा रहेगा इसका मतलब है उसी पर परिभाषित एक तत्समक संबंध है। चलिए अगले प्रकार की ओर बढ़ जाते हैं। संबंध का अगला प्रकार ये आप लोग लिख लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखते रहिएगा नहीं तो छूट जाएगा फिर। आइए अगला प्रकार आते हैं स्वतुल्य, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए बाबू, इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। स्वतुल्य, खुद से ही तुलना करना। स्वतुल्य मीन्स क्या हुआ? खुद से ही तुलना करना। तो देखिए ना, स्वतुल्य है यानी एक ऐसा संबंध है जो अपने आप से ही तुलना करता हो, वो आपका स्वतुल्य संबंध होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं यहां भी। ए आइए काम करते हैं।
अगर R जो है A क्रॉस A पर परिभाषित है और R का वैल्यू कुछ यूं है, A ग्रेटर देन लेस देन या ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू B, A ग्रेटर देन इक्वल टू B for all AB belongs to A। चलिए तो संबंध बना लेते हैं। आइए क्या कह रहा है कि A क्रॉस A पर हो और ये भी देखना है, मैंने अपने से लिखा है कि A का जो वैल्यू होना चाहिए या तो B के बराबर चलेगा या B से बड़ा चलेगा। आइए लिखते हैं, पहले A क्रॉस A निकालते हैं। समझना है हमें बढ़िया से इसको, तो समय देना होगा, अच्छे ढंग से समझना होगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर ना? अभी क्या कर रहे हैं भाई, हमने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या आया है, A का वैल्यू B से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। चलिए देखिए, तो ये है जहां दोनों बराबर है, ये छोटा है ये भी छोटा है, बट ये बड़ा है, ये भी चलेगा, बराबर है, ये छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पर ये बड़ा है और ये बराबर है। आइए तो लिख देते हैं, 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3। आप क्या देख रहे हैं, हमने एक संबंध कुछ यूं तैयार किया। आइए खास बात को ध्यान दिया जाए, अगर हमारे द्वारा तैयार किया गया संबंध कुछ इस प्रकार का है, हमें कुछ और भी यहां मिलेगा। अब देख रहे हैं, ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। क्या देख रहे हैं, दोनों के ही दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास एक ऐसा संबंध हो जो किसी भी एक समुच्चय पर परिभाषित हो, साथ में उसके अवयव आपस में बराबर हो, उसमें कोई भी एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिनके उनमें कोई भी एक ऐसा क्रमिक युग्म होना चाहिए जिनके अवयव आपस में बराबर हो। ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए 1 1 है और 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसमें कुल 1 2 3 अवयव है। अगर ऐसा होगा तो कभी भी स्वतुल्य नहीं होगा, अर्थात समुच्चय A के सभी अवयव का उनके ही बराबर से बना क्रमिक युग्म संबंध R में होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कि संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वतुल्य संबंध। यानी कि इसका परिभाषा बिल्कुल निकल गया, समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध R स्वतुल्य कहा जाता है यदि A belongs to R for all A belongs to, मतलब समान अवयव से बने क्रमिक युग्म समुच्चय R में उपस्थित हो और वो सारे अवयव समुच्चय A में भी उपस्थित हो। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आपका परिभाषा है। देखिए समझिए, कोई डाउट? यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया? कोई भी आप समुच्चय ले सकते हैं अपने मन से, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो परिभाषित है उस पर विशेष नॉलेज
आप लोग को रखना है कि जो भी आप संबंध यहां बना रहे हैं इसमें जितने भी अवयव हैं समुच्चय के जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों के समान वैल्यू से बने क्रमिक युग्म उपस्थित होना चाहिए। यदि होगा तभी इसे हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। चलिए अगला आते हैं। अगले संबंध का नाम है सममित संबंध। बाबू अगला संबंध का नाम है सममित। अगला हम लोग बात कर रहे हैं सममित। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सममित संबंध, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसका भी निकालते हैं परिभाषा। कोई नया नहीं है, फिर वही तरीका वैसे ही समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक समुच्चय ले लिया 5 6 7 और R A क्रॉस A पर ही परिभाषित है और कुछ R U है। देखिए A, B such that A not equal to B for all A, B belongs to A। आइए तो अगर मैं डायरेक्ट R का बात करूं तो 5 6 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 5 5 नहीं होगा, फिर 6 से 6 5 संभव है, 6 7 संभव है, फिर 7 से 7 5 संभव है और 7 6 संभव है। सममित से कुछ मिलता है हमें। सिमेट्री लाइन क्या होता है? दोनों के बराबर काटता है, मतलब पलट दीजिए तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, कहीं उलट पलट दीजिए तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। यही होता है सिमेट्री लाइन। जैसे देखिए अगर ये एक वृत्त है और इसमें सिमेट्री लाइन, ये कहा जाएगा ये कब, यदि ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में बराबर हो तब। वैसे ही सिमेट्री तब कह सकते हैं यदि दोनों अवयव को पलटने से कोई अंतर नहीं, दोनों प्रकार के अवयव हमारे संबंध में पाए जाते हो, वो उपस्थित हो। जैसे देखिए यहां मिला है 5 6 तो इसका उल्टा है ना 6 5, ठीक है। यहां है 5 7, इसका उल्टा है ना 7 5, उल्टा भी देखना होगा आपको। अगला यहां देखिए, यहां है 6 7, इसका उल्टा है ना 7 6। बस उल्टा होना जरूरी है, अगर है तभी कह सकते हैं कि समुच्चय संबंध R जो है एक सममित संबंध है। अर्थात क्या हम देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सममित संबंध। परिभाषा कर देते हैं। समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध R सममित कहलाता है यदि क्या होना चाहिए बाबू? AB belongs to R, their imply BA also belongs to R, for all AB belongs to A। इतना याद रखना होगा कि यदि AB है तो BA होना चाहिए, यानी उल्टा पलटा होना चाहिए। अगर है
तो इसे हम क्या बोलेंगे? सममित संबंध। क्लियर? चलिए हम लोग अगला संबंध का प्रकार देखते हैं। अगला संबंध है हम लोग का संक्रामक संबंध। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध को हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है। चलिए हम यहां पर भी एक समुच्चय ले लेते हैं, फिर वही काम होगी, एग्जाम्पल से ही परिभाषा की ओर बढ़ जाना। आइए मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल कुछ ही ले लिया 10, 11, 12। समुच्चय R जो है A क्रॉस A पर परिभाषित है। तो जरा एक काम करिए, यहां मैंने एक संबंध ले रखा है A greater than B for all AB belongs to A। ठीक है, चलिए इसको लिख लिया जाए। क्या होगा? A B से बड़ा होना चाहिए। तो 10 तो होगा नहीं, 10 से 11 नहीं होगा, 10 12 नहीं होगा, लेस देन ही ले लेते हैं, सबसे बेहतर होगा, आसानी से मिल जाएगा। 10 होगा नहीं, 10 11 चलेगा। कोई 11 10 नहीं होगा, सॉरी 10 12 भी चलेगा। अगली बार 11 10 तो होगा नहीं, 11 12 चलेगा। ठीक है, 11 12 चलेगा। अब 12 किसी के साथ नहीं होगा, बस हार्डली इतना ही हमें मिला, इससे ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। बट आप चाहेंगे तो बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन है 10 10 से आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा और 12 12 आ जाएगा। एक मिनट, हम लोगों ने बराबर को देख लिया पहले, 11 12, अब 12 11, मैंने उल्टा भी मैंने देख लिया। तीसरा लास्ट बचता है, जरा ध्यान दीजिएगा विशेष इस पर। यहां 10 11, यानी कि इसको अगर मैं A मान लूं तो इसको मैं B मान लूं। ठीक है, 10 11 A B। दूसरी बात देखिए, अगर मैं इसको 11 12 में क्या मिलता है बाबू, ये हमारा क्या होगा, ये B है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ A है, यहाँ B है। और इसे हम क्या नाम देते हैं, अगला एक नाम देते हैं C। जरा ध्यान दीजिएगा, तो A और C से बना कोई संबंध देख रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं है, ये है, देखिए ये है A और ये है C, मिल गया। यानी एक ऐसा संबंध है जिसमें कि A का B से संबंध हो, B का C से हो, तो A का C से होना जरूरी है। अगर इस प्रकार का तीनों क्रमिक युग्म संबंध R में उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध कहा जाएगा। यानी कि संबंध क्या है बाबू, संक्रामक संबंध है। इसका परिभाषा कर लेते हैं।
समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि, ध्यान रखिए, ए बी बिलोंग्स टू R, डी सी बिलोंग्स टू R, तो ए सी बिलोंग्स टू R। ध्यान रखिएगा, ए बी बी सी तो ए सी बिलोंग्स टू R होना जरूरी है। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इस बात का रखिएगा, ए बी है बी सी है तो ए सी का होना जरूरी है। यह हो गया आपका संक्रामक संबंध। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम होगा तुल्यता संबंध। एक और संबंध के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा तुल्यता संबंध। आइए उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट अलग है जिसका नाम होगा तुल्यता तुल्यता संबंध, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में नाम देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जरा ध्यान दीजिएगा तुल्यता क्या होगा। ये एग्जांपल लेते हैं, फिर वही काम 1 2 3 ले लेते हैं, आर कुछ सबसेट दे देते हैं क्रॉस ए का, एक संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं a माइनस बी एक पूर्णांक हो और a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है। और ये तो संबंध R, लाइन से ही कर लेते हैं। 1 1 भी संभव है, 1 2 भी संभव है, 1 3 भी होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा और 3 3 होगा, सभी कुछ संभव है। तो काम करिए, आप क्या देख रहे हैं इसमें, कंडीशन नंबर 1 देख रहे हैं, क्या 1 1 2 2 3 3, क्या मिल गया, 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R। क्यों कर सकते हैं कि A belongs to R for all A belongs to A, है ना बाबू। अगर A मैं बना दूं तो जितने भी हैं सभी के समान अवयव हमारे पास उपस्थित हैं, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। क्लियर, यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि जब हमने एक ऐसा संबंध लिया, पहला कंडीशन फॉलो कर गया कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अर्थात R एक स्वतुल्य संबंध है।
फिर इसी संबंध पर जांच कर लेते हैं दूसरा सममित के लिए। देखिए सममित के लिए अगर दूसरा कंडीशन में बात करूं, यहां देखिए 1 2 है, मिल रहा है 2 1 है ना, 1 2 belongs to R, there implies 2 1 also belongs to R। और कुछ है, और कुछ है, यहां देखिए 1 3 है बाबू, तो 3 1 भी तो है, यानी कि 1 3 belongs to R, there implies 3 1 also belongs to R। लास्टली यहां देखिए अगर 2 3 है तो 3 2 भी तो है, यानी कि फिर एक मिल गया, 2 3 belongs to R, there implies 3 2 also belongs to R। अर्थात AB belongs to R, for all AB belongs to A, है ना, इसलिए R क्या है बाबू, सममित संबंध। दूसरा कंडीशन मिल गया आप लोग का, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है ना, उल्टा पुल्टा है सबका। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए और बी जो है ए का एक समुच्चय हो, तो आर हमारा क्या हो गया, सममित हो गया। अगला तीसरा कंडीशन चेक करते हैं इसी पर। देख लीजिएगा, स्वतुल्य भी है ये संबंध, सममित भी है, और तीसरा कंडीशन देखिए, देखिए यहां 1 2 है, 2 ए बी, बी सी है, 2 3 है, और ए सी है 1 3, देखिए साथ मिल गया, 1 2 है, 2 3 भी है, तो 1 3 भी पॉसिबल है। आगे बढ़िए, फिर अगर 2 3 है और 3 2 है, नहीं हो पाएगा ये, 2 1 2 3, देखिए 2 1 है, 2 3 है, तो 1 3 है ना, उसको लिख सकते हैं, 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसके बाद 2 3 बिलोंग्स टू, सॉरी 1 3 बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज 2 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। जहां ए बी सी बिलोंग्स टू ए है, यानी कि आर क्या है बाबू, संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। क्लियर हो गया, क्या देख रहे हैं, एक ऐसा संबंध आ गया है जो स्वतुल्य है, सममित है, साथ में संक्रामक है, अर्थात तीनों है। हो गया परिभाषा इसका, आ गया परिभाषा, तो लिख लेते हैं तुल्यता संबंध का परिभाषा। परिभाषा इसका देख लीजिए, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर
तुल्यता संबंध कहलाता है यदि नंबर 1 R स्वतुल्य हो, नंबर 2 R सममित हो, नंबर 3 R संक्रामक हो। ये तीनों पॉसिबल है, तभी जाके कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है। इसका मतलब होता है A belongs to R और all A belongs to A। ये दर्शाता है B belongs to R, that implies BA also belongs to R for all AB belongs to A। और ये दर्शाता है कि AB belongs to R, BC belongs to R, that implies AC belongs to A, BC belongs to A। क्लियर? ये आप लोग का पूरा संबंध के प्रकार जो है कुछ समाप्त हो गए। अब एक और संबंध रह गया है जिसे कि हम लिख ही देते हैं, उसको भी खत्म ही कर दिया जाए। प्रतिसममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये प्रतिसममित संबंध क्या है, ध्यान दीजिए। आइए एक समुच्चय ले लेते हैं 2, 3, 5 को, और R1 मैं इस प्रकार से ले लूं कि A क्रॉस A पर परिभाषित है, और R2 मैं दो प्रकार का रिलेशन ले रहा हूं। आइए R1 मैं लिख रहा हूं A, B such that A greater than equal to B, does not equal to B। आइए तो R1 का वैल्यू क्या होगा, 2, 3, 2, 5 है ना, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3। आप क्या देखते हैं, नहीं इसको जरा चेंज किया जाए, थोड़ा चेंज किया जाए। है इसके डायरेक्टली हम एक एग्जांपल डाल देते हैं। R इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई एक ऐसा रिलेशन बन जाता है दोनों से, 1, 1 भी हो, 1, 2 भी हो, 1, 1 भी हो, 1, 2 भी हो। इसके बाद एग्जांपल हो जाएगा, इसका ले लेते हैं। R1 is equal to A, B such that A minus B एक विषम पूर्णांक है। जरा देखेंगे आप लोग, एक
देखिए दो दो भी पॉसिबल विषम है, दो दो विषम में सम कर देते हैं, सम कर लेते हैं। तो दो दो यानी कि 0 भी एक सम होता है, 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा। फिर देखिए 3 3 तो होगा, लेकिन 3 2 3 4 नहीं होगा। वैसे ही 4 4 होगा, 4 2 होगा। आप क्या देखेंगे, बराबर अवयव तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। साथ में यदि ये A है, ये B है, तो फिर B है, फिर A है। अर्थात हमें क्या मिल गया, AB belongs to R मिल रहा है। साथ में BA belongs to R दोनों है। That implies A बराबर B भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिसममित संबंध। ठीक है, यदि AB belongs to R, BA belongs to R, then implies A बराबर B होना चाहिए। अथवा AB belongs to R तथा BA not belongs to R, तो A not equal to B, एक ये भी रूप चलेगा। यानी कि प्रति सममित होने का संबंध सममित तो होना ही है, साथ में A बराबर B होना जरूरी है। कब, जब A B हो और B A दोनों हो। अन्यथा अगर A B है या B A नहीं है तो A बराबर B नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो संबंध हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिसममित संबंध। क्लियर। तो हम लोग का संबंध के प्रकार हो गया, कौन कौन हुआ। सबसे पहला हम लोग पढ़े रिक्त संबंध, फिर पढ़े सात्विक संबंध, और फिर इसके बाद हम लोग नॉलेज दिए तत्समक संबंध, और फिर आया स्वतुल्य में, स्वतुल्य के बाद सममित हुआ, संक्रामक हुआ, और फिर तुल्यता संबंध, और अंतिम हम लोग पढ़ लिए प्रतिसममित संबंध। तो अगले क्लास में बाबू हम लोग लेसन 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 1.1 के लिए थ्योरी पढ़ चुके हैं, बस केवल हम लोग को 1.1 का सॉल्यूशन भी करना है। कल के क्लास में आप लोग को 1.1 का सॉल्यूशन दिया जाएगा।